गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कौन थे और इन्होंने क्या किया। तो यहाँ पाठ परिचय क्या दिया है कि भारतीय संस्कृति के उन नायक विश्व के समक्ष गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में भारत की धाक जमाने वाले आर्यभट्ट का नाम बहुत गौरव के साथ लिया जाता है। ये बचपन से ही मेधावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अनेक गूढ़ तथ्यों की जानकारी सप्रमाण प्रस्तुत करके विश्व प्रसिद्ध हो गए। आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। उस जमाने में आज के पटना शहर के पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ क्या दिया है आर्यभट्ट के बारे में कि वो बहुत ही गौरव के साथ उनका नाम लिया जाता है और बचपन से ही जो आर्यभट्ट थे वो मेधावी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले थे। विश्व में आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है क्योंकि ये एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे और ज्योतिषी भी थे और इन्होंने इसके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त की। तो अब इनकी कहानी हम पढ़ेंगे कि आज से करीब 1500 साल पहले की बात है। कितने साल पहले की? 1500 साल। उस जमाने में आज के पटना शहर का नाम था पाटलिपुत्र। पटना शहर को किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। यह बहुत बड़ा नगर था। नगर में बहुत से बाग बगीचे थे। फूलों की अधिकता के कारण इस नगर को कई लोग कुसुमपुर भी कहते थे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर फूलों की बहुत ज़्यादा अधिकता थी, इसलिए इसको कुसुमपुर कहा जाता है क्योंकि फूल का दूसरा नाम कुसुम भी होता है। पाटलिपुत्र नगर नंद, मौर्य, गुप्त सम्राटों की राजधानी रहा है। अब उस समय वहाँ पर कौन कौन से सम्राट अपने राज्य की राजधानी बना चुके थे उस नगर को? उनमें थे मुख्य नंद, मौर्य और गुप्त सम्राट। दूर दूर तक इस नगर की कीर्ति फैली हुई थी। राजधानी होने से देश भर के प्रतिष्ठित पंडित यहाँ पर एकत्रित होते थे। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय भी पटना से ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी ही दूरी पर था। देश के ही नहीं, दूसरे देशों के विद्यार्थी भी विशेष अध्ययन के लिए नालंदा पाटलिपुत्र आते थे। उस समय पाटलिपुत्र नगर ज्योतिष के अध्ययन के लिए मशहूर था। अब इसी नगर की बात है। उस दिन सवेरे से ही नगर में काफ़ी चहल पहल थी। अब हुआ क्या कि इस नगर में एक दिन की बात है कि क्या हुआ, सुबह से ही वहाँ पर काफ़ी हलचल मची हुई थी, चहल पहल थी। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम की ओर भीड़ उमड़ पड़ी थी। हो क्या रहा था कि जो वहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, कौन कौन सी 3 नदियाँ? गंगा, सोन और गंडक। तो वहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। बात ही ऐसी थी, उस दिन अपराह्न में सूर्य को ग्रहण लगने वाला था। उस दिन क्या होने वाला था? सूर्य ग्रहण होने वाला था। भरी दोपहरी में धरती पर अंधकार छा जाने वाला था। आपको पता है सूर्य ग्रहण होता है तो क्या होता है? दिन में ही रात जैसा अनुभव होता है, अंधकार छा जाता है। ब्राह्मण पुरोहित लोगों को बता रहे थे कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है तब ग्रहण लगता है। अब उस समय के जो ब्राह्मण और पुरोहित थे उनका मानना क्या था कि क्या होता है, एक राहु नाम का राक्षस है, वो क्या करता है, सूर्य को निगल जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, दिन में रात हो जाती है और इसको क्या कहते हैं, ग्रहण लगना। तो ग्रहण के समय उपवास रखो, ग्रहण के समय उपवास रखो और क्या करो, कुछ मत खाओ पियो और खूब दान पुण्य करो, तभी इस राक्षस के चंगुल से सूर्य देवता को जल्दी से जल्दी मुक्ति मिल पाएगी। ऐसा उस समय के ब्राह्मणों का मानना था। सभी और आवाज़ें सुनाई दे रही थी, दे दान तो छूटे गिरान, इस तरह के उच्चारण सभी दूर सुनाई दे रहे थे। लोग डरे हुए थे। नगर के धनी मानी लोग सवेरे से ही दान दक्षिणा में जुट गए थे। मगर पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी सी दूर पर एक आश्रम में दूसरा ही माहौल था। आश्रम एक टीले पर था। वहाँ भी बड़ी चहल पहल थी, लेकिन यह चहल पहल कुछ दूसरे प्रकार की थी। यह आश्रम भी कुछ अलग किस्म का था। टीले पर बसे उस आश्रम के
लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे। उनमें से कुछ यंत्र गोल थे, कुछ कटोरे जैसे और कुछ वर्तालुकार के और कुछ शंकु की तरह के थे। अब हुआ क्या, पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी सी दूर पर एक आश्रम था और उस आश्रम में एक बहुत बड़ा टीला था और उस टीले पर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग किस्म के सामान थे। जैसे टीले पर बसे उस आश्रम में लंबे चौड़े आंगन में तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे हुए थे और वो यंत्रों का आकार भी कैसा था, गोल था, कटोरे जैसा था और वार्तालुकार था या शंकु जैसा था। वस्तुतः यह क्या थी, एक वेधशाला। वेधशाला उस दिन यंत्रों के इर्द गिर्द कई प्रसिद्ध ज्योतिषी और बहुत से विद्यार्थी एकत्र हुए थे। वहाँ के ज्योतिषियों ने हिसाब लगाकर पहले से ही भविष्यवाणी की थी कि ठीक किस समय ग्रहण लगेगा और कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कितने समय तक रहेगा। आज उन्हें यह क्या करना था, देखना था कि उनका हिसाब ठीक निकलता है या नहीं। उन्होंने पहले से ही क्या कर दी थी, भविष्यवाणी कर दी थी वहाँ के ज्योतिषियों ने कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है और कितने समय के लिए लगेगा और कहाँ कहाँ दिखाई देगा। ये सब पहले से उन्होंने बता दिया था और वो देखना चाहते थे कि उन्होंने जो बताया है वो बात कितनी सच है। इसलिए सभी उत्सुकता से ग्रहण के क्षण का इंतज़ार, उस समय का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ आचार्य और विद्यार्थी चर्चा कर रहे थे कि ग्रहण क्यों लगता है और कुछ कह रहे थे ग्रंथों में लिखा है। और ये किस में लिखा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है। और कुछ का क्या मानना था कि ग्रहण के समय राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्र को निगलता है, इसलिए ग्रहण लगता है। हमें धर्म ग्रंथों की बात पर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ, मगर वहाँ एक तरुण विद्यार्थी ऐसा था जो अपने सभी विद्यार्थियों को समझा रहा था। क्या समझा रहा था कि पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है चंद्र और वह सूर्य को ढक लेता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। मतलब पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है। आज भी ऐसा ही होने वाला है। कोई राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता है, ऐसी किंवदंती है, ऐसी सिर्फ हमारी सोच है। जो ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले उस तरुण पंडित का नाम क्या था, आर्यभट्ट। कभी कभी लोग उसे आर्यभट्ट के नाम से, आर्यभट्ट और आर्यभट्ट के नाम से भी उसे पुकारते थे, मगर उसका सही नाम आर्यभट्ट ही था। भट्ट का मतलब होता है योद्धा। सचमुच ही आर्यभट्ट परंपरागत गलत मान्यताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे और लोगों को समझाते रहे, लेकिन बहुत कम लोग ही इस बात को उस समय समझ पाए थे। लेकिन जो बात उन्होंने कई साल पहले कही वो आज भी सच साबित होती है। आज भी हम सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। अब इसका आगे का भाग हम अगली वीडियो में समझेंगे और पढ़ेंगे।